स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। ईयर की फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो जब फिजियोलॉजी ऑफ ईयर की बात करते हैं तो ईयर की फिजियोलॉजी है वो टू टाइप से डिवाइड की जाती है। एक होती है ईयर का काम होता है हियरिंग का और दूसरा काम होता है बैलेंस का। तो एक काम होता है ईयर का हियरिंग करवाना और दूसरा काम होता है बैलेंस। तो ईयर होता है वो हियरिंग का काम करवाता है और बैलेंस का काम करवाता है। वो हियरिंग का काम कैसे करवाता है, जैसे ये आउटर पार्ट था एक्सटर्नल ईयर का, पहला पार्ट था पीना, पीना के बाद में कैनाल थी कौन सी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से मेम्ब्रेन अटैच हो रही थी जिसको क्या बोला था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर स्टार्ट हो रहा था जिसके अंदर बोन प्रेजेंट थी। कौन कौन सी थी, मेलियस, इनकस और स्टेबिज। ये तीन टाइप की बोन प्रेजेंट थी जिनको हम ईयर ओसिकल्स बोले थे। और ये जो तीनों बोन है ये आपस में क्या करती हैं, वाइब्रेशन करती हैं। और ये कहाँ पे जाके जुड़ती है, ओवल विंडो। और ये ओवल विंडो से कौन सा पार्ट अराइज होता है, इनर ईयर। तो इनर ईयर है वो अराइज होता है और इनर ईयर के अंदर कोयल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉक्लिया। और इसके ऊपर पार्ट होती हैं जिसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल भी बैलेंस का काम करते। तो इस प्रकार से हम हियरिंग की मैकेनिज्म देखें तो सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा है, पीना। इस पीना से जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की साउंड कलेक्ट होती है, कलेक्ट होके किधर इंटर करती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में साउंड इंटर करती है और कौन सी मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है, ये करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो जो मेलियस का हेड है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी ये हेड वाला पार्ट भी क्या होगा, यहाँ से वाइब्रेट होता है। तो ये मेलियस है, एनी टाइम क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो ये वाइब्रेट होगी तो आगे जो दोनों बोन है वो भी क्या होगी, वाइब्रेट होगी। तो इस प्रकार से ईयर ओसिकल्स वाइब्रेट होंगे। ये वाइब्रेशन जाके कहाँ पे अराइज होगा, ओवल विंडो पे, क्योंकि स्टेपी जब किसे जुड़ी हुई है, ओवल विंडो से। तो ओवल विंडो वाइब्रेट होगा तो ये वाइब्रेशन आगे फ्लूइड में जाएगा और ये बोनी फ्लूइड में जाएगा, पैरेलिम फ्लूइड के अंदर। इस फ्लूइड में जाएगा, इसको क्या बोला था हमने, स्काला, स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला वेस्टिबुलाई। और स्काला वेस्टिबुलाई का फ्लूइड है वो अपेक्स पार्ट, कोक्लिया के अपेक्स पार्ट तक मूव करता है और यहाँ का पार्ट नेरो होता है जिसको बोलते हैं हेलिकोट्रेमा, हेलिकोट्रेमा वाला पार्ट है। और इसके जो लोअर पार्ट है वो बोनी पार्ट, उसमें भी पेरिलिम फ्लूइड होता है और इसको बोलते हैं हम स्केला टिम्पैनाई, स्केला टिम्पैनाई। ये फ्लूइड है, फ्लूइड में वाइब्रेशन होते हैं और ये वाइब्रेशन इस मेम्ब्रेन है यहाँ पे स्पेशल जिसको बोलते हैं रेजिनर्स मेम्ब्रेन्स या वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन्स। तो जब इनर ईयर के अंदर इस फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। और ये मेम्ब्रेन स्टिमुलेट होती है तो इसका स्टिमुलेशन किधर जाता है, इस इनर वाली मेम्ब्रेनियस पार्ट में जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन जाते हैं, स्टिमुलेट होता है। और ये जब वाइब्रेट होते हैं तो स्पेशल यहाँ पे सेंसरी हेयर होते हैं जिनको कौन से हेयर बोलते हैं, दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होते हैं, यहाँ से स्टिमुलेट होते हैं तो एक्शन पोटेंशियल होता है, नहीं सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। और एक्सचेंज होते हैं तो कौन सी नर्व स्टिमुलेट होती है, इसके अंदर कॉक्लियर नर्व। और कॉक्लियर नर्व सिग्नल लेके जाती है कहाँ पे, टेम्पोरल लोब में। और टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया होता है जो 41 नंबर का एरिया होता है, वहाँ से फिर क्या है, इंटरप्रिटेशन होता है। और जो इंटरप्रिटेशन करता है वो पार्ट क्या बोलते हैं हम, वर्निक्स एरिया बोलते हैं। यस गाइस, तो वर्निक्स एरिया क्या करता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स का इंटरप्रिटेशन करने वाला पार्ट होता है। तो इसको हम देखते हैं कि मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले साउंड कहाँ पे कलेक्ट हुई थी, ईयर, वो भी कौन से, ईयर पीना से कलेक्ट हुई थी। ईयर पीना से साउंड आगे किधर मूव किया था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्वास्टिक कैनाल, इसके अंदर साउंड मूव किया था। इसके बाद में कौन सी मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ था। अच्छा देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो वाइब्रेशन इफेक्टिवली वाइब्रेशन होती है वो
45 mm² वाइब्रेट होती है, यानी इसका वाइब्रेशन का जो इफेक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मोस्टली ये पार्स टेंसा वाला पार्ट होता है, पार्स टेंसा। ये पार्स टेंसा वाला कितना पार्ट वाइब्रेट होता है, 45 mm² क्या होता है इसका पार्ट वाइब्रेट होता है। और जैसे ये वाइब्रेट होती है तो इसके पीछे मेलियस बोन है, इस मेलियस बोन का क्या जुड़ा हुआ है, हेड जुड़ा हुआ। और जैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो ईयर ओसिकल्स भी क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, यानी ईयर की बोन भी क्या होंगी, वाइब्रेट होंगी। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो बाहर से साउंड आती है, जैसे ये था हमारा पिन्ना, और पिन्ना से जो कैनाल आ रही थी कौन सी, एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल। अब देखो इस कैनाल का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो साउंड होती है वो एयर में होती है, तो यहाँ पे कंप्रेशन नहीं होती है, साउंड क्या नहीं होती है, कंप्रेशन नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जब आगे साउंड जाती है तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई। तो ईयर ओसिकल्स होती हैं वो साउंड को क्या करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे ईयर की जो ओसिकल्स होती हैं वो कितनी टाइम साउंड को एम्पलीफाई करती हैं, तो कितनी टाइम साउंड को एम्पलीफाई करती हैं, तो एम्पलीफाई इंटेंसिटी जो है 22 टाइम्स, 22 टाइम्स साउंड को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो जैसे ईयर ओसिकल्स हैं वो वाइब्रेट होंगी तो इनर ईयर स्टेपीज किससे जुड़ा हुआ था, ओवल विंडो से, तो वाइब्रेशन कहाँ पे होगा, ओवल विंडो। ओवल विंडो से वेस्टिब्यूल जुड़ा हुआ था और वेस्टिब्यूल से कैनाल अराइज हो रही थी, जिसको हमने स्टार्टिंग के पैरेलिम्ब वाला फ्लूइड भरा हुआ था जिसको बोला था स्काला वेस्टिबुलाई। स्काला वेस्टिबुलाई के अंदर वाइब्रेशन होते हैं। अच्छा, स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पेनाई ये अपेक्स में जाके जहाँ पे जुड़ते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा। नेरो पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, हेलिकोट्रेमा, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया था पहले। अच्छा देखो, स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पेनाई। स्काला वेस्टिबुलाई की साइड में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कौन सी मेम्ब्रेन बोला था, राइजनर्स मेम्ब्रेन्स। राइजनर्स मेम्ब्रेन्स होती है, ये स्टिमुलेट होती है और ये स्टिमुलेशन किधर जाते हैं फिर, मेम्ब्रेनियस पार्ट के अंदर, जिसको बोला स्काला मीडिया। और इसकी तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना है, ये रेजनर्स मेम्ब्रेन्स, बेसिलार मेम्ब्रेन्स इनर ईयर के अंदर देखने को मिलती हैं। अच्छा, इस जो साउंड होते हैं वो साउंड स्काला मीडिया के अंदर जाते हैं, वाइब्रेशन। और स्काला मीडिया के अंदर जो बेसिलार मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कोक्लिया का सेंसरी एपिथेलियम होता है, सेंसरी एपिथेलियम होता है कोक्लिया का, जो किसका काम करवाता है, हियरिंग का। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। यस गाइस, जैसे ही हेयर स्टिमुलेट होंगे तो कौन सी मैकेनिज्म, एक्शन पोटेंशियल होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। तो एक्शन पोटेंशियल होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप अराइज होंगे। मतलब हमने देखा था कि एक तरह से पेरिलिम्ब के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से आयंस थे और एंडोलिम्ब के अंदर कौन से आयन थे। ठीक है, तो पेरिलिम्ब्स के अंदर और एंडोलिम्ब के अंदर सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और एक्सचेंज होते हैं तो ये क्या करते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस करवाते हैं। तो स्टिमुलेट द एफरेंट नर्व फाइबर्स, जिनका एक्शन पोटेंशियल होगा तो कौन सी नर्व फाइबर स्टिमुलेट होगी, कॉक्लियर। तो कॉक्लियर नर्व क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। और कॉक्लियर नर्व स्टिमुलेट होगी तो ये स्टिमुलेशन किधर जाएगा, हियरिंग एरिया, जिसको हमने ऑडिटरी एरिया बोला। और ये ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ पे सिचुएटेड है, टेम्पोरल लॉब के अंदर। कौन से लॉब का एरिया है, एरिया 41, टेम्पोरल लॉब का एरिया 41 में सिचुएट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हियरिंग से रिलेटेड कौन सा एरिया होता है, तो हम बोल सकते हैं हियरिंग से रिलेटेड कौन सा एरिया है, 41, यानी टेम्पोरल लोब का 41 एरिया किसके लिए यूज करवाते हैं, तो हम बता सकते हैं किसके लिए, हियरिंग के लिए यूज करवाया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो टेम्पोरल का सुपीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर या फिर पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर स्पेशल एरिया होता है जिसको कौन सा एरिया बोलते हैं, वर्निक्स एरिया। ये वर्निक्स एरिया इंटरप्रिटेशन करवाता है। ठीक है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के लिए इंटरप्रिटेशन का काम करता है, ये भी टेम्पोरल लोब में ही होता है। अब देखो ये
ऑडिटरी कॉर्टेक्स का इंटरप्रिटेशन करवाता है, इसके साथ ये स्पीच का भी इंटरप्रिटेशन करवाता है। तो स्पीच का इंटरप्रिटेशन करवाता है जो वर्निक्स एरिया, इसी के एरिया के पास होता है ब्रोकास एरिया, जो स्पीच के लिए यूज करवाए जाते हैं। तो वर्निक्स एरिया होता है वो साउंड को इंटरप्रिटेट करवाने में सहायक होता है, जो कहाँ पे होता है, स्पेशली टेम्पोरल लॉब के अंदर। यस गाइस, यहाँ से देखो हमने नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आजकल पूछी जाती है कि जो टेम्पोरल लॉब के अंदर जो एरिया है जिसको हमने बोला था वर्निक्स एरिया, ये वर्निक्स एरिया फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब इन 1874। 1874 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा ये एरिया इन्वेंट किया गया था या डिस्क्राइब किया गया था, क्योंकि इसके नाम थे कार्ल वर्निक। ये कार्ल वर्निक के ऊपर ही नाम पड़ा हुआ है, जिसको बोला था वर्निक्स एरिया। तो बता सकते हैं गाइस कब इन्वेंट किया था, कब डिस्क्राइब किया था, 1874 में। कौन से साइंटिस्ट थे, कार्ल वर्निक। तो कार्ल वर्निक के द्वारा ये टर्म डिस्क्राइब की गई थी। तो ये आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ है कौन सा एरिया है, 41 एरिया टेम्पोरल लॉब के अंदर। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा वर्निक्स एरिया को डिस्क्राइब किया था, तो कार्ल वर्निक के द्वारा, है ना, 1874। यस गाइस, तो अंडरस्टूड। ये है एक मैकेनिज्म, हियरिंग की एक मैकेनिज्म है कि हियरिंग बाहर से प्रोड्यूस होती है और ब्रेन तक जाती है, ये इसका वे है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। आप देखो, इन ईच ह्यूमन कोक्लिया देर आर अप्रोक्सीमेटली हेयर सेल्स। एक कोक्लिया है जिसके हम पहले भी बात की थी कि कोक्लिया, उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर दो टाइप की हेयर सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है आउटर हेयर सेल और एक होती है इनर हेयर सेल। इनर हेयर सेल, आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल। आउटर हेयर सेल होती हैं, ये संख्या के अंदर होती हैं 12,000 आउटर हेयर सेल होती है और 300 ओके 3500 है वो इनर हेयर सेल होती है और आउटर हेयर सेल है 12,000 देखने को मिलती है। तो ये 12,000 आउटर, इन दोनों को यदि काउंट करें तो कितनी होती है, मोस्टली 1500, 1550 के लगभग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1550 को ऑप्शन नहीं है कि ईच ह्यूमन कोक्लिया देर आर अप्रोक्सीमेटली हेयर सेल, तो कितनी होगी 15,000। 15,000 हेयर सेल किस में पाई जाती हैं, कोक्लिया के अंदर पाई जाती हैं। इनका अलग अलग हम बता सकते हैं कि 12,000 आउटर होती हैं और 3,500 किस में होती है, इनर में होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही है कि ईच ह्यूमन कोक्लिया देर आर अप्रोक्सीमेटली इनर सेल्स, इनर हेयर सेल। तो इनर हेयर सेल हमने देखा कि इनर हेयर सेल संख्या में कितनी है, 3500 है। तो 3500 क्या है, इनर हेयर सेल्स होती हैं। ये सिंगल रो में होती हैं, ये 3 to 4 रो के अंदर होती है, जिसकी हमने पहले बात किया था। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में टोटल की बात करें तो कितना हो गया 15,000, और यदि सिंगल की बात करें तो 3500 हो गया। यदि इनर की बात करें तो 3500 हो गया और टोटल हो गया इतना। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन ईच ह्यूमन कोक्लिया, इन ईच ह्यूमन कोक्लिया देर आर अप्रोक्सीमेटली आउटर हेयर सेल्स। जैसे इनर हेयर सेल की बात की तो आउटर हेयर सेल कितना बताया था, तो देखो आउटर हेयर सेल इसमें था ये 12,000। तो 12,000 कहाँ है, इसमें बी वाला ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा, 12,000 आउटर हेयर सेल होती हैं और इनर हेयर सेल। यस, क्लियर आई थिंक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वेन स्टिमुलेशन बाय साउंड वाइब्रेशन। जब साउंड वाइब्रेशन के द्वारा स्टिमुलेशन होता है, कहाँ पे, इनर हेयर सेल्स के अंदर स्टिमुलेशन होता है, तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रिलीज करती हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं, ऑन ऑडिटरी नर्व फाइबर्स। जो ऑडिटरी नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट होती हैं, उसके दौरान जब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से जब साउंड के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो ये होता है ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो क्या करता है, आगे
सेंसेशन या फिर स्टिमुलेशन अराइज करवाने वाला था। तो आपको याद रखना ऑर्गन को कोर्टाई के द्वारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है, तो आंसर क्या हो गया, ग्लूटामेट। यस गाइज, ये हमने डायग्राम के द्वारा नॉर्मल हियरिंग के मैकेनिज्म दिखाई गई है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट से साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है, इन्वायरमेंट वाली साउंड है वो कलेक्ट कर ली जाती है किसके द्वारा, पिन्ना वाला, यानी ये ईयर का क्या है, पिन्ना वाला पार्ट है। इस पार्ट से साउंड कलेक्ट करके किधर जा रही है, एक्सटर्नल ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ईयर कैनाल से साउंड है वो किसको वाइब्रेट कर रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर रही है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो ईयर ओसिकल्स वाइब्रेट होंगी। ईयर ओसिकल्स में पहली बोन मेलियस जो हैमर शेप की होती है, इनकस एनविल यानी कि प्रीमोलार लाइक शेप होती है, और तीसरी बोन है स्टेपी जो स्टेरफ लाइक शेप होती है। और ये तीनों बोन जब वाइब्रेट होती हैं तो ये किससे जाके अटैच हो रही है, यहाँ पे ओवल विंडो से, तो ओवल विंडो वाइब्रेट होगा, ओवल विंडो वाइब्रेट होगा तो ये सेंसेशन किधर जाएंगे, कोक्लिया के अंदर जाएंगे, और कोक्लिया के अंदर सेंसेशन जाएंगे तो वहाँ से एक्शन पोटेंशियल होगा, और एक्शन पोटेंशियल ऑडिटरी नर्व के द्वारा स्टिमुलेशन लेके कहाँ पे ला दिया है, टेम्पोरल लोब में, और टेम्पोरल लोब के कौन से एरिया में, 41 एरिया के अंदर, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन होता है वार्निक्स एरिया। यस गाइस, अंडरस्टूड आई थिंक। ये थी हियरिंग की बात। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस की बात करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम या पोस्चर बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें हमने पहले देखा था, देखो इसके अंदर है बेंडिंग ऑफ हेयर बंडल्स ऑफ हेयर सेल्स। हेयर सेल के बंडल होते हैं, वो बंडल जब एक पर्सन स्ट्रेट खड़ा रहता है तो वो बंडल क्या रहते हैं, हेयर सेल्स स्ट्रेट रहती हैं। जब हम आगे की तरफ झुक जाते हैं तो हेयर सेल्स आगे की तरफ झुक जाती हैं, तो ये आगे की तरफ जब झुकती हैं तो हमको कुछ सेंसेशन मिलते हैं, जिससे हम वापस क्या हो जाते हैं, नॉर्मल या फिर अपराइट पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसमें देखो बेंडिंग ऑफ हेयर बंडल ऑफ हेयर सेल इन सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर हेयर बंडल जब बैंड होते हैं तो जैसे ये बैंड होंगे तो इनसे क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर भी स्पेशली कौन सा, ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट हियरिंग के लिए भी क्या हो रहा था, वहाँ पे भी रिलीज हो रहा है, बैलेंस के लिए भी ये रिलीज हो रहा है। यस गाइज, तो ये ग्लूटामेट जैसे रिलीज होगा तो क्या इम्पल्स अराइज होगी, इम्पल्स जनरेट होंगी, और ये इम्पल्स हैं वो किसके द्वारा अराइज होंगी, वेस्टिबुलर ब्रांच ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलर की ब्रांच है जो कोक्लियर नर्व के साथ अराइज होती है। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कितने नंबर की होती है, क्रेनियल नर्व 8 नंबर। 8 नंबर की क्रेनियल नर्व क्या हो जाती है, ये इम्पल्स को लेकर जाती है, और ये इम्पल्स को कौन कौन से एरिया में लेके जाती है, यानी कि क्रेनियल नर्व 3rd, 4th और 6th, यानी कि 3rd कौन सी होगी, ओक्यूलोमोटर, 4th कौन सी होगी, ट्रोक्लियर, और 6th नंबर की एब्ड्यूसेंस। तो ये तीनों क्रेनियल नर्व हैं 3rd, 4th और 6th, ये कहाँ पे काम कर रही है, वर्क ऑन आई, क्योंकि हमारी जो आई है वो भी क्या करती है, एक तरह से इक्विलिब्रियम का काम करती है, ये इक्विलिब्रियम को के लिए यूजफुल होती हैं। तो ये 3rd, 4th और 6th को जो सिग्नल जाता है वो कहाँ काम करता है, आई के ऊपर। और क्रेनियल नर्व 11th, क्रेनियल नर्व 11th असेसरी होती है, असेसरी क्रेनियल नर्व होती है। ये एसेंशियल क्रेनियल नर्व किसको कंट्रोल करती है, हेड और नेक को कंट्रोल करती है, हेड और नेक को कंट्रोल करती है। तो ये जो कंट्रोलिंग थिंग्स होती है ये कहाँ पे होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स वाला एरिया है, ये इक्विलिब्रियम सेंटर माना गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इक्विलिब्रियम का सेंटर कहाँ होता है, तो इक्विलिब्रियम का सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स वाला एरिया, ये दोनों इक्विलिब्रियम सेंटर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनने वाला है कि एक पर्सन्स के अंदर इक्विलिब्रियम और बैलेंस बनाने वाली कौन सी नर्व होती है, या कौन सी नर्व के द्वारा इम्पल्स जनरेट होती हैं, तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के द्वारा, जो एक तरह से आई के द्वारा और आई को कंट्रोल करती हैं और हेड और नेक को कंट्रोल करती हैं। इस प्रकार से पर्सन में क्या बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है। हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं, इजीली समझ में आएगा, देखना। किसी पर्सन्स का ये क्या है, वर्टेक्स, नॉट वर्टेक्स, वेस्टिब्यूल पार्ट है। तो इस वेस्टिब्यूल पार्ट
इस वेस्टिब्यूल पार्ट को यदि हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के द्वारा देखे जाएं तो इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखें तो एक कार्ड देखा हमने जिसके अंदर अपर पार्ट में है ऑटोलिथ। उस ऑटोलिथ के नीचे मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन। ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन में हेयर पाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हेयर टब होते हैं और हेयर टब के नीचे क्या है, हेयर्स की सेल हैं और इसके सराउंडिंग क्या है, ये सराउंडिंग सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल का। इस वेस्टिब्यूल के अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा तो सबसे ऊपर है ऑटोलिथ। ऑटोलिथ से नीचे एक मेम्ब्रेन आती है जिसको ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन के नीचे हेयर टब होते हैं। हेयर टब में हेयर सेल्स होती हैं और हेयर सेल्स की सराउंडिंग सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कोई पर्सन है वो पोजीशन चेंज करता है तो ये हेयर सेल बैंड होती हैं और नर्व फाइबर्स ऑफ द वेस्टिबुलर डिवीजन ऑफ द क्रेनियल नर्व एट्स, इनके द्वारा क्या होते हैं, ये सिग्नल लेकर जाती हैं, इनके द्वारा सिग्नल प्रोड्यूस होता है। और इस प्रकार से पर्सन्स के अंदर जैसे किसी पर्सन्स का ये हेड अपराइट है यानी स्ट्रेट, एक तरह से स्ट्रेट पोजीशन है। तो स्ट्रेट पोजीशन के अंदर जैसे हमने देखा था ये क्या है, ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है। और ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो हेयर सेल है वो स्ट्रेट है एकदम, ऑटोलिथिक हेयर सेल्स, और इसमें हेयर सेल है वो क्या है, स्ट्रेट है। जैसे ही पर्सन हेड को टिल्ट किया यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ, हेड को मूव किया तो ग्रेविटी के कारण जो हेयर है वो बैंड हो गए। और जैसे ही हेयर बैंड होंगे तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट है वो इम्पल्स को जनरेट करेगा और एट क्रेनियल नर्व वो क्या करेगी, सिग्नल लेकर जाएगी और सिग्नल लेके पर्सन को क्या बोलेगी, पोस्चर है वो अबनॉर्मल पोस्चर। तो इस प्रकार से कौन सा बैलेंस बनाया, स्टैटिक बैलेंस। क्योंकि हमने बात की थी कि स्टैटिक बैलेंस कौन बनाता है, वेस्टिब्यूल। स्टैटिक बैलेंस कौन बनाता है, वेस्टिब्यूल बनाता है। और डायनेमिक और काइनेटिक इक्विलिब्रियम कौन बनाता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब देखो सेमी सर्कुलर कैनाल, ये एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पीछे पोस्टीरियर और ये लेटरल। अब देखो इसका जो उभरा हुआ सबसे लार्ज पार्ट था इसको क्या बोला था हमने, एम्पुला। ये वाला उभरा हुआ या फिर एक तरह से इनलार्ज पार्ट था इसको क्या बोला था हमने, एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर कौन सा फ्लूइड अराइज हो रहा था, एंडोलिम फ्लूइड। और इसके अंदर स्पेशल कुपुल या कुपुला होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुपुला वाला पार्ट है, ये ग्रेविटी के कारण जब पर्सन मूव करता है, काइनेटिक मतलब एक तरह से सराउंडिंग मूव करता है या फिर एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में सराउंडिंग रोटेट होती है। और सराउंडिंग रोटेट होती है तो पर्सन्स के अंदर क्या होता है, काइनेटिक बैलेंस को डेवलप किया जाता है। और काइनेटिक बैलेंस कौन डेवलप करता है, इक्विलिब्रियम या काइनेटिक बैलेंस डेवलप करता है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल है वो इनको मेंटेन करती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि ऑटोलिथ के अंदर कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑटोलिथ में कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑटोलिथ के अंदर जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, याद रखना गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑटोलिथ में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ये इसके अंदर पाया जाता है। कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में देखा था कि इसके अंदर जो कुपुला होता है यानी क्रेस्टे पार्ट के अंदर का पार्ट होता है कुपुला। तो जब पर्सन से जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में एंडोलिम क्या होता है, फ्लो करता है। तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि किसी भी पर्सन काइनेटिक इक्विलिब्रियम अराइज करता है, जिस डायरेक्शन में मूव करता है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एंडोलिम फ्लो करता है। तो काइनेटिक बैलेंस कौन बना रहा है, पर्सन्स के सेमी सर्कुलर कैनाल। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो फिजियोलॉजी है उस इक्विलिब्रियम फिजियोलॉजी के लिए कौन से इन्वॉल्वमेंट इराइज कर रहे हैं। तो क्रेस्टे, मैकुले और सेकुला। क्रेस्टे, मैकुले और सेकुला, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टी है वो किसका सेंसरी एपिथेलियम माना था,
सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल का सेंसरी एपिथेलियम माना था। मैकुला किसका माना था हमने? तो मैकुला वर्ड माना था वेस्टिब्यूल का। वेस्टिब्यूल का क्या था? ये सेंसरी एपिथेलियम थी, जो आगे कौन सा बैलेंस बनाने में सहायक, स्टैटिक बैलेंस बनाने में सहायक थी। क्रेस्ट थी वो सेमी सर्कुलर कैनाल की सेंसरी एपिथेलियम थी, जो किसके लिए यूज हो रही थी? ये काइनेटिक बैलेंस बना रही थी। सेकुलर पार्ट वो भी वेस्टिब्यूल का ही है, जिसके अंदर मैकुले पाए जाते हैं, इसलिए दोनों आ गए, तो इसमें तीसरा आना ही है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाने वाले पार्ट हैं वो तीनों पार्ट हैं, जिसके हमने पहले डिस्क्रिप्शन देख लिया। यस गाइस, अंडरस्टूड? आई थिंक ये समझ में आया आपको। सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये आने के ज़्यादा चांस हैं क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो ऑटोलिथ्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ कार्बोनेट। कौन से कार्बोनेट के क्रिस्टल है वो ऑटोलिथ में पाए जाते हैं? तो हमने देखा था डायग्राम के अंदर कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑटोलिथ के अंदर कौन से क्रिस्टल पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम, क्योंकि इसमें कार्बोनेट ऑलरेडी आया। तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ऑटोलिथ के अंदर क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए कि फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ऑटोलिथ ऑफ द क्रिस्टल कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो बात ही बैलेंस की। एक पर्सन के अंदर ईयर होता है, दो काम करता है, हियरिंग का और बैलेंस का, जिसकी हमने मैकेनिज्म पढ़ी। अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक ईयर के अंदर जो साउंड वेव है वो किस प्रकार से काम करती हैं, कितने नॉर्मल वैल्यू तक साउंड है वो हम उसको सुन सकते हैं। एक रेंज होती है जहाँ तक हम साउंड को क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं साउंड वेव क्या होता है? इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी बाहर से वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही क्या है? साउंड वेव है। जैसे बाहर की तरफ कोई भी म्यूजिक बज रहा है, तो म्यूजिक क्या है? एक तरह से वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, और उसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ट्रांसड्यूसेशन का मतलब होता है जो मैकेनिकल है उस मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर देना? केमिकल के अंदर कन्वर्ट कर। तो मैकेनिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना, तो उस एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करके हमको क्या किया जाता है? सुना जाता है। इस प्रकार की थिंग्स को बोलते हैं साउंड वेव। अब देखो, इसमें दो अलग टर्म्स हैं। पिच होती है, एक होती है किसी भी साउंड की पिच होती है, और एक होता है साउंड का वॉल्यूम। तो एक साउंड की जो पिच होती है उसको हमेशा किस में मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी के अंदर, और इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज है वो मेजरमेंट यूनिट किसकी मानते हैं? फ्रीक्वेंसी की मानते हैं। यस गाइस। सेकेंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम है वो हमेशा किस में मेजर करवाते हैं? लाउडनेस के अंदर, और लाउडनेस की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल। तो डेसिबल है वो लाउडनेस के लिए यूज की जाती है, और हर्ट्ज किसके लिए यूज करवाते हैं? फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करवाते हैं। ये दोनों यूनिट हैं जो साउंड वेव को मेजर करवाने में सहायक होती हैं। तो पहले हम बात किसकी करते हैं? पहले हम बात करते हैं पिच की। अच्छा, पिच या फिर एक तरह से किसी भी साउंड की शार्पनेस, एक साउंड है वो की कितनी शार्प है उसको पिच के अंदर बोल सकते हैं हम। तो जो पिच होती है जिसको हमने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि साइकिल्स पर सेकंड, किसी भी साउंड के नंबर की साइकिल पर सेकंड क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इट इज ए नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? पिच बोला जाता है। अच्छा, ये अगले वाले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या लिखा है कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट थी इसको क्या बोला था हमने? हर्ट्ज बोला था। ये हर्ट्ज है, ये ऐसा नाम क्यों पड़ा था? ये दिस नेम आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, इसके ऊपर ये नाम पड़ा था, जो हमने इसको मेजरमेंट यूनिट के लिए काम में लिया था। तो ये आपको नाम याद रखना है साइंटिस्ट का, कि जो मेजरमेंट यूनिट फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हर्ट्ज यूज करवाते हैं
वो कहाँ से लिया गया है, या ये हेड्स है वो किसके द्वारा, किसके नाम से इन्वेंट किया गया था, तो ये हो गया था जर्मन साइंटिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हेर्ट्ज के। यस गाइस, ओके। इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी पर्सन्स के अंदर जो नॉर्मल पिच होती है, नॉर्मल साउंड वेव, वो भी पिच फ्रीक्वेंसी के अंदर तो नॉर्मल मानते हैं हम 20,000 तक, यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या मानते हैं हम, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मानते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी साउंड मानते हैं, तो ये नॉर्मल वाली है। यस। सेकेंड है नॉर्मल टॉकिंग साउंड, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से टॉक करता है, बात करता है, उसके दौरान जो पिच प्रोड्यूस होती है वो पिच कितनी होती है, नॉर्मली 200 से 4500 हर्ट्ज, 200 से 4500 हर्ट्ज है वो नॉर्मल टॉकिंग पिच होती है। यस गाइस। ऑडिटरी की बात करें, एक मशीन होती है, ऑडिटरी क्या है, एक मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस की जाती है। उस मशीन के द्वारा जब साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें कितनी पिच की साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, 8000 हर्ट्ज, 8000 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, और ये मशीन है वो टेस्टिंग के लिए यूज करवाते हैं। तो गाइस याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऑडियोमेट्री मशीन्स के अंदर कितनी पिच तक साउंड प्रोड्यूस की जाती है, तो कितने पिच तक होती है, 8000 हर्ट्ज तक साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर पिच बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू मेल। तो पिच की बात करें तो फीमेल्स के अंदर कितनी होती है, 250 हर्ट्ज तक पिच होती है, जबकि मेल में क्या होती है, 120 हर्ट्ज तक होती है। यानी किसी भी फीमेल्स होती है उसकी साउंड है के अंदर जो पिच होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जबकि मेल के अंदर कर्कश साउंड होती है, ये देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो पिच होती है वो 120 हर्ट्ज तक होती है और फीमेल्स के अंदर 250 हर्ट्ज तक होती है। ये डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं कि जो बाहर से जो फ्रीक्वेंसी अराइज होती है वो फ्रीक्वेंसी को अंदर जाके क्या कर लिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। यानी एक पर्सन के अंदर साउंड वेव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये लास्ट तक ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत कम। यदि ऐसा ज़्यादा रहेगा तो हमारा कोक्लिया क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये कोक्लिया का क्या है, बेस पार्ट है। इस बेस पार्ट पे जैसे सपोज करो बेस पार्ट पे जो पिच है उसका वॉल्यूम कितना माना गया, यहाँ पे नॉट वॉल्यूम सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी मानी है, 20,000 तक क्या माना गया, इसको पिच माना गया। अब ये पिच जैसे जैसे फ्लूइड के अंदर आगे की तरफ मूव करेगी, कोक्लियर डक्ट के अंदर आगे की तरफ मूव करेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये है यहाँ पे 7,000 तक हो गया, इसके बाद में 5,000 तक हो गया, और उसके बाद में 4,000 तक हो गया, जैसे जैसे आगे की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद में 3,000 हो गया, 2,000 हो गया, इसके बाद में 15,000 हो गया। ऐसे ही कॉइल के रूप में आगे की तरफ साउंड आएगी तो वाइब्रेशन है वो कम देखने को मिलेगा। 1,000 आ गया, फिर 800 हो गया, 600, उसके बाद में 400, 200, इस प्रकार से अपेक्स तक आते आते क्या हो गया, ये 200 तक साउंड अराइज हो गई। तो इस प्रकार से जो बेस है उस पे तो 20,000 है और अपेक्स वाले पार्ट पे 200 है, वो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से बेस से ज़्यादा पिच अराइज होती है और ये धीरे धीरे आगे जाके अपेक्स पार्ट तक क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार से क्या किसको प्रिवेंट कर लिया जाता है, इस कोक्लिया पार्ट को डैमेज होने से प्रिवेंट कर लिया जाता है। और इस अपेक्स वाले पार्ट को क्या बोला था हमने, हेलिकोट्रेमा, हेलिकोट्रेमा। यस गाइस, तो इस प्रकार से आपको इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऑडियोमेट्री मशीन्स के अंदर कितनी पिच प्रोड्यूस की जाती है, तो 800 नॉट 100,000 हर्ट्ज प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होती है वो लाउडनेस के अंदर और डेसिबल के अंदर मेजर करवाते हैं। जो भी एक साउंड आती है विस्पर साउंड, उसका लाउडनेस कितना माना हमने, 30 डेसिबल। 30 डेसिबल का साउंड होता है जिसको कौन सा साउंड बोलते हैं, दिस इज विस्पर साउंड, मतलब बहुत कम साउंड होता है, उस प्रकार के साउंड को बोलते हैं विस्पर साउंड, जो 30 डेसिबल तक होता है। उसके बाद में बात करते हैं नॉर्मल साउंड वेव, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से जितनी लाउडनेस से बात करता है उस लाउडनेस का नॉर्मल
कितना डेसिबल माना गया है, 60 डेसिबल। 60 डेसिबल इसका नॉर्मल माना गया। तो नॉर्मल साउंड वेव होती है 60 डेसिबल, विस्पर साउंड होती है 30 डेसिबल। किसी भी गन साउटिंग वेव, यानी कि जो गन की साउंड आती है गन साउटिंग के दौरान, वो साउंड होती है 90 डेसिबल तक। तो 90 डेसिबल तक की साउंड होती है गन साउटिंग की, और नॉर्मल टॉकिंग होती है वो 60 डेसिबल की, और विस्पर साउंड होती है वो 30 डेसिबल। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी भी पर्सन्स के अंदर नॉर्मल, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्मल डेसिबल साउंड, नॉर्मल डेसिबल साउंड इन पर्सन। तो पर्सन के अंदर नॉर्मल डेसिबल साउंड कितना मान गया आपने, 60। और ये क्वेश्चन एक आया हुआ क्वेश्चन है जो CHO के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि साउंड को मेज़र करने वाली यूनिट का नाम बताइए। तो साउंड को मेज़र करने वाली यूनिट क्या है, डेसिबल, साउंड यूनिट। तो साउंड के वॉल्यूम को मेज़र करने वाली यूनिट का नाम क्या है, डेसिबल। तो ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि नॉर्मल डेसिबल कितने माना हमने, 60 माना गया, और इसको मेज़र करने वाले यूनिट को क्या बोलते हैं, डेसिबल। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि गन साउटिंग के बाद में जैसे जैसे साउंड बढ़ेगी तो हमारे ईयर में इरिटेशन होने लग जाएगा, डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा। तो डिस्कम्फर्ट ऑफ द ईयर, जब साउंड ज़्यादा आएगी तो ईयर में क्या होने लग जाएगा, डिस्कम्फर्ट। और डिस्कम्फर्ट जब साउंड कितनी हो जाए, 120 डेसिबल तक साउंड हो जाए तो फिर क्या होने लग जाएगा, ईयर में डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा। फिर बात करते हैं पेन इन ईयर, जब साउंड डिस्कम्फर्ट से भी ज़्यादा हो जाए तो क्या होने लग जाएगा, ईयर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। ये पेन इसलिए होगा कि इतनी ज़्यादा साउंड आएगी बाहर से तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगी, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगी तो ज़्यादा वाइब्रेशन के कारण जो वे ऑसिकल्स होती हैं उनको ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, तो उसके अंदर फिर क्या होगा, अबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी और पर्सन्स को क्या होने लग जाएगी, पेन होने लग जाएगा। और इससे भी ज़्यादा साउंड होती है जिसमें पेन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज कब तक हो जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज होती है वो जब साउंड 160 डेसिबल तक हो जाए। 160 डेसिबल तक साउंड हो जाएगी तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पर्सन्स के अंदर डिस्कम्फर्ट कब तक हो जाता है, डेसिबल का कितनी हो जाए तो डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। तो डिस्कम्फर्ट के अंदर 120, गन साउटिंग के अंदर 90, नॉर्मल के अंदर 60, और विस्पर साउंड होती है वो 30, और डैमेज कब हो जाती है, 160 डेसिबल तक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना कि विच पार्ट ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम यानी सुनने वाला सिस्टम, तो ऑडिटरी सिस्टम के कौन से पार्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू डैमेज फ्रॉम सडन लाउड साउंड, यानी बाहर से बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर वो भी सेंसिटिव वाला पार्ट, सबसे सेंसिटिव वाला पार्ट डैमेज हो जाएगा। तो ऑडिटरी नर्व है, ईयर ड्रम, स्टेपीज, हेयर इन द कॉक्लिया, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की सेल्स होती हैं, आउटर और इनर सेल्स भी ज़्यादा साउंड आने से क्या हो जाती हैं, डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑडिटरी सिस्टम के अंदर सेंसिटिव वाला पार्ट, क्योंकि ये सेंसरी एपिथेलियम था तो सेंसिटिव वाला पार्ट है वो डैमेज होगा। तो कौन सा डैमेज होगा, हियर इन द ऑसिकल्स, नॉट ऑसिकल्स, कॉक्लिया, हेयर ऑफ द कॉक्लिकल, कॉक्लिया की हेयर सा वो डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट डेसिबल लेवल डज साउंड बिकम डेंजरस टू ईयर, यानी कि किस हियरिंग के अंदर जो साउंड है वो डेंजर हो सकती है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा हो गए तो डेंजर होगी। तो हमने देखा था कि 0 तो है उसमें तो बिल्कुल नहीं है, 20 है वो बहुत लो है, 85 तक क्या होता है, गन साउटिंग से भी कम है, तो यहाँ तक कोई डेंजर नहीं है। बट हमने देखा था कि पर्सन्स को डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है कब, 120 डेसिबल पे, तो ये डेंजर ही है क्योंकि पर्सन डिस्कम्फर्ट अराइज हो रहा है, नॉर्मल फील नहीं हो रहा। तो डिस्कम्फर्ट साउंड कब तक मानते हैं हम, या फिर एक तरह से डेंजर साउंड होती है जो हियरिंग को अबनॉर्मल कर सकती है। तो 120 डेसिबल एक अबनॉर्मल साउंड। इस गाइज अंडरस्टूड आई थिंक ये